बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू Decoding Physics UHS MDK 2024। यानी आज जो MDK का टेस्ट हुआ उसका फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तमाम 54 क्वेश्चंस, उसके करेक्ट आंसर्स और उसके बिहाइंड रीज़न, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग बताएं टेस्ट कैसे हुआ। इजी तो बहुत था, बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट था, स्पेशली फिजिक्स का पोर्शन। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की थी बिल्कुल फ्री, हमारे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए थे, ये लेक्चर्स देखे थे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस टेस्ट के अंदर जो कि हमने उसको डिस्कस ना किया हो, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ। 4-5 लेक्चर्स है, आप बेशक इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगर खुदा ना करे, अल्लाह करे कि आप सबकी एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर किसी रीज़न से आप नेक्स्ट ईयर फिर से एमडीकेट में जाना हुआ आप लोगों को, तो उसके लिए हमारे इस चैनल और हमारे इस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहे प्रिपरेशंस के लिए। स्टार्ट करते हैं यूएचएस का फिजिक्स पोर्शन और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। फिजिक्स पोर्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 123 से, यहाँ से फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट हुआ था। और पहला क्वेश्चन इज अबाउट इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सो द करेक्ट आंसर इज रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगी, और कंजर्व होने का मतलब है कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। 124 is about instantaneous velocity along the curved path is। curved path के along instantaneous velocity यानी linear velocity की direction क्या होती है? तो वो along the tangent होती है। ये जो curve है इसके tangent के along linear velocity की direction होती है। so the answer is along the tangent। अच्छा, ए बी में बताऊँ या ना बताऊँ, मेरे ख्याल में आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये आप लोगों को याद होंगे कि आपने कौन सा टेक किया था। 125, the range of projectile will be maximum if the factor sin 2 theta becomes। range of projectile कब मैक्सिमम होते हैं? जब sin 2 theta इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, sin 2 theta इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या है रेंज का? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी हो, ये सारा फैक्टर इक्वल टू 1 हो। और ये इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो 1 was the correct answer। 126, two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity is called projectile motion। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन है कि ये एक टू डायमेंशनल मोशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और उसको हम बोलते हैं जी। 127, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस कवर्ड। 124, सॉरी ये 123, 127, 128। According to Newton's law of motion, the mass of the object is a quantitative measure of inertia। मास किस चीज का क्वांटिटेटिव मेजर है? इनर्शिया का है। 29, ये 129 है। ठीक है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। वेरी सिंपल, 3.6 मेगा जॉल। 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रैक्शनल फोर्स है। 131, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स को हम एफर्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की जगह उन्होंने एफर्ट का वर्ड यूज किया था। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। 132, when a force of 1 Newton displaces its point of application by 1 meter in the direction of force, the work done will be 1 joule। सिंपल, अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और डिस्टेंस 1 मीटर हो तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 जॉल वर्क डन आएगा। 133 है, an electric motor is used to lift the weight of 2 न्यूटन। वेट हमें गिवन है कि कितना है? 2 न्यूटन है। उसको लेफ्ट करता है एक मोटर बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? 100 सेंटीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस है। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और कितने टाइम में ये सब करता है? 4 सेकंड्स में। तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। और हमने क्या फाइंड करना है? पावर आउटपुट को
फाइंड करना है। तो पावर का फार्मूला क्या है, एम जी एच डिवाइड बाई टाइम, एम जी वैट के इक्वल है, जी हमें गिवन है 1 है, और एम जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.5 वाट। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि फोर्स है तो सॉरी पावर है तो पावर का यूनिट वाट है। अगला है 124 134 द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपल बताना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर है, और हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है। तो यहाँ पर आर ओमेगा पुट करें, स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय आर, ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एक आर कैंसिल, एन एस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर। रेडियस हमें गिवन है कि वो है 100 मीटर, और उसकी लीनियर वेलोसिटी गिवन है 250 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू है 250 मीटर पर सेकंड, और हमने फाइंड करने एंगुलर वेलोसिटी। सो वेरी सिंपल, हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड कर दे तो इज इक्वल टू v डिवाइड बाय आर। v की वैल्यू क्या है 250 है, और r की वैल्यू 100 है, एक जीरो के साथ कैंसिल, 25 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अगला 136 है, एक पार्टिकल है और उसका मास वगैरह हमें गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें बाय 2 टाइम्स और उसके रेडियस को इंक्रीज करें बाय 4 टाइम्स तो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर वी डैश क्या कहते हैं, वी डैश वो इक्वल टू 2 टाइम्स वी हो और आर डैश इक्वल टू 4 टाइम्स आर हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डैश इक्वल टू व्हाट होगा। देखिए 2 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज करने से सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, और रेडियस के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली रिलेटेड है, तो 4 टाइम्स रेडियस इंक्रीज करने से सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, ओवरऑल इफेक्ट इसका जीरो होगा। तो जो नेट या जो बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल टू इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस वाज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, a roller coaster is moving with 30 मीटर पर सेकंड on a circular track। वेलोसिटी हमें गिवन है, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस भी हमें गिवन है, मास भी हमें गिवन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एम जो है वो हमें कहते हैं कि एम ही यूज करो, उसकी कोई नोमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। वेलोसिटी का नोमेरिकल वैल्यू गिवन है कि वो 30 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 30 मीटर, तो इसके वैल्यू भी 30 है। सिंपल क्या करें, एम अपनी जगह लिखे, 30 स्क्वायर का मतलब क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 30, एक 30 30 के साथ कैंसिल, एंड आंसर इज 30 एम। दिस वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर हमें गिवन है और उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। इस तरह की एक वेव थी, और यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर तो क्लियर नहीं लेकिन मेरे हेयर में 1 मीटर है, तो यही 1 मीटर इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 139 है कि नोड्स के बारे में कौन सी पॉइंट, कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है, वो इनकरेक्ट है। तो द इनकरेक्ट आंसर वाज प्रोड्यूस्ड एट द एंड्स, सिर्फ एंड्स पर प्रोड्यूस होते हैं, ये दिस वाज इनकरेक्ट, क्योंकि उनके बिटवीन भी प्रोड्यूस होते हैं। 140 क्वेश्चन में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में द पोर्शन अबाउ द मीन इज क्रस्ट, अबाउ द मीन वाला पोर्शन क्रस्ट होता है। 141 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। कौन से केस में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो इक्वल फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट, सेम स्पीड इज करेक्ट, और ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज करेक्ट। जिस केस में प्रोड्यूस नहीं होते वो टू वेव्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड था वो हमारा करेक्ट आंसर था। सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड यार, टेस्ट आप लोगों ने दिया और दिमाग हमारा काम नहीं करा। 142, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डॉपलर इफेक्ट इक्वेशन। अगर सोर्स उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो उस केस में डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन क्या होगा। तो उस केस में होगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। दिस वाज द करेक्ट आंसर। आई होप यही आप लोगों ने सेलेक्ट की होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स
which are exactly in the same state of vibration is called wavelength. So हमारा correct answer क्या था? Wavelength 143. 144. During the isothermal process, temperature remains same. Isothermal process में temperature constant होता है. 145. What is the value of heat in adiabatic process? Adiabatic process में heat की value 0 होती है. Very simple. 46 कूलम्स लॉ स्टेट्स. तो कूलम लॉ की डिफिनेशन का पूछा है. जो कूलम्बिक फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ऑप्शन डी यहाँ पर है. दैट वाज आवर करेक्ट आंसर. 47 है द फार्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q. जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क टन पर यूनिट चार्ज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, शायद आप लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाया हो, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और इसको वोल्टेज भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 148 एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. 148 कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है? फेराड है. 149 काउंट करते जाए अपने मार्क्स. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज यूनिफॉर्म. अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है. 150 है find potential difference in moving 2 coulomb charge which requires 600 joule of. potential difference को find करना है. वर्क डन कितना रिक्वायर्ड है? 600 joule है और चार्ज 2 कूलम है, तो सिंपली दिस इज इक्वल टू 300 वोल्ट. 151 है which of the following is not a feature of electric force. electric force का feature कौन सा इनमें से नहीं है? so the correct answer is they act on masses. इलेक्ट्रिक फोर्स मासेस पर एक्ट नहीं करता. जब तक किसी मास पर चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा. 152 a charge of 90 coulomb passes through a wire up for 30 seconds. टाइम हमें गिवन है 30 सेकंड, चार्ज 90 कूलम है और करंट को फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम. चार्ज हमें गिवन है दैट इज 90 कूलम और टाइम 30 सेकंड्स है, तो सिंपली इस पर डिवाइड करें, वी विल गेट 3 एम्पेयर. ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 153. और 153 में कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट. ये कौन सी लॉ है? ओहम्स लॉ है. ठीक है, यहाँ पर किसी ने एम्पेयर्स लॉ लगा है इसको, दैट इज इनकरेक्ट. 54 when length of copper wire is double then resistivity becomes remain same. ठीक है, resistivity किसी भी मटेरियल का लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, so the correct answer is remain same. 155 the resistance of semiconductor with rise in temperature is. semiconductor के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आंसर इज डिक्रीज. 156 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर इज द मेजर ऑफ पावर. वोल्ट और एम्पेयर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट पावर या यू विल गेट वाट. 57 है द फार्मूला. एक फार्मूला हमें गिवन है कि पाई इज इक्वल टू बी डॉट ए. ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक फ्लक्स. 158 है which of the following statement is incorrect for any magnetic field lines. magnetic field lines के लिए incorrect statement कौन सा है? तो वो ऑप्शन डी है कि magnetic field is strongest when the lines are farthest. strongest magnetic field strongest होता है जब लाइन farthest हो. farthest का मतलब है एक दूसरे से दूर हो, तो अगर लाइंस एक दूसरे से दूर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होती बल्कि वीक होती है उस पॉइंट पर. सो दिस वाज आवर करेक्ट आंसर. Question number 159 the unit of magnetic flux is magnetic flux density. B का यूनिट पूछ रहा है, तो B इक्वल टू व्हाट है? पाई इज इक्वल टू B डॉट A है, तो B इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया है, और फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू वेबर
मीटर स्क्वायर, इस तरह से पेपर में लिखा था। 161 है, in AC generator the EMF will be maximum when the factor sin omega t is equal to, sin omega t किसके इक्वल होगा, तो EMF maximum होगा when this is equal to 1। 162 है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट होता है। बार बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। 164 है, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो कौन सा डायोड यूज होता है रेक्टिफिकेशन में, डायोड यूज होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, उसमें कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ब्रिज वेव फुल रेक्टिफायर के बारे में पूछ रहे कि कितने नंबर ऑफ डायोड्स यूज होते हैं, तो 4 डायोड्स यूज होते हैं। 166, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की सिंपल वैल्यू पूछा है, तो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 और इसका यूनिट क्या है, जॉल सेकंड। बार बार बताया था कि ये वैल्यूज और यूनिट्स दोनों याद रखा करें, ये अक्सर पूछे जाते हैं आपके टेस्ट में। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट तो हो गया, 167 हो गया। अब 168 है, डिब्रोगली वेवलेंथ हमने फाइंड करना है एक पार्टिकल के लिए जिसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन है और मास भी हमें गिवन है। तो वेलोसिटी हमें गिवन है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और मास हमें गिवन है इक्वल टू 10 टू द पावर -30 kg, 10 टू द पावर -30 kg। और हमने क्या फाइंड करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड करना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय पी, और पी को मैं लिख सकता हूँ mv। सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 है, यहाँ पर मास की जगह 10 टू द पावर -30 है, और मल्टीप्लाई का 10 टू द पावर 6 के साथ, ये -30 और 6 से क्या बन जाएगा, -24 बन जाएगा। और -24 जब ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये +24 बन जाएगा। तो -34 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +24, इन दोनों से क्या बन जाएगा, -10। तो द आंसर इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10, और वेवलेंथ है तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर है। दिस वाज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू स्पेस इज अ वेव। लाइट के वेव नेचर के लिए हमें कहते हैं कि ये सारे इसके एविडेंस है एक्सेप्ट वन। तो वो वन कौन सा था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। 170 है, विच सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा सीरीज फॉल करता है, लेमन सीरीज फॉल करता है। 171 है, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट, अगर वो इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल हम देते हैं कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में लेके जाता है, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, द आंसर इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में, सो इस वजह से उसको बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। 172 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रेज इज इनकरेक्ट, एक्स रेज के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए, हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, के एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है। दिस वाज इनकरेक्ट, ठीक है, एक्स रेज के बारे में, क्योंकि एक्स रेज का वेवलेंथ वो कम होता है विजिबल से, और यहाँ पर हायर है। तो दिस वाज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 173 है, दो तीन क्वेश्चंस रहते हैं बस खत्म है। यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का यूनिट सेकंड है, तो डिके कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड या रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड। 174, if we have a not number of any radioactive element, then after a period of n half lives the number of atoms left behind is, अगर हमारे पास इनिशियली n नॉट नंबर है तो n हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना अमाउंट रहेगा। देखिए, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद n नॉट बाई 2 रहता है, दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद n नॉट बाई 2 टू द पावर 2 होगा। अगर n हाफ लाइफ है तो n नॉट डिवाइड बाई 2 टू द पावर n है, लेकिन आपके टेस्ट में ऐसा नहीं लिखा था, वहां पर लिखा था 1 बाई 2 टू द पावर n, और यहाँ पर एन नॉट, तो ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का एक ही मतलब है। ये जो एन है ये नीचे 2 पर आ जाएगा, और यहाँ पर एन नॉट, तो एन नॉट डिवाइड बाई 2 टू द पावर एन। दिस वाज आवर करेक्ट आंसर।
175 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब इसके लिए ये सारे तो रेडिएशन की बायोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन आपने बुक में इसे ये कंफर्म करने हैं कि वो कौन सा इफेक्ट है जो बुक में मेंशन नहीं है। मेरे ख्याल में जो बेस्ट आंसर है इसके लिए वो इंडक्शन ऑफ कैंसर है, कि वो रेडिएशन का इफेक्ट नहीं है, इंडक्शन ऑफ कैंसर। बाकी आप इसको कंफर्म कर ले, और बेशक आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका अकॉर्डिंग टू बुक कंफर्म आंसर क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बॉर्डिंग हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हम बम्बार्ड करेंगे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव मटेरियल के लिए, किस चीज़ पर बम्बार्ड करेंगे, स्टेबल एलिमेंट पर या स्टेबल न्यूक्लियस पर। तो स्टेबल एलिमेंट पर हाई एनर्जी पार्टिकल, तो उसे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव मटेरियल बन जाएगा। ये था जनाब आपके फिजिक्स का 100% ऑथेंटिक आंसर की। अब इसकी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने बन रहे वो ज़रा हमें बता दीजिए।